सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब इसमें पहले हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तत्वों के सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N S 0 R1 R2 होता है और उससे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 S2 N-1 P6 N-1 D1 to 10। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं सामान्य लक्षण में, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे Fi ले लिया जाए तो Fi की ऑक्सीकरण अवस्था +2 एवं +3 है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का कारण है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके N-S ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। जब S ऑर्बिटल केवल भाग लेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था 1 होगी, जैसे Fi के लिए +2 है। और जब S ऑर्बिटल के साथ साथ N-1D ऑर्बिटल भी बंध बनाने में भाग लेगा तो Fi की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी। देखिए, जैसे Fi इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। देखिए, जब 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो यदि इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो बनेगा Fi++। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +2। और जब इस d ऑर्बिटल
का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले तो 2 इसका और 1 इसका, तो बनेगा Fe3+, तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके N-s ऑर्बिटल और N-1d ऑर्बिटल दोनों रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका कारण है कि इन ऑर्बिटलों के ऊर्जा में अंतर बहुत थोड़ा सा है। N-s ऑर्बिटल की ऊर्जा और N-1d ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान है, इसलिए यह भी बॉन्ड बनाने में भाग लेता है और इसके पीछे वाला ये भी बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में भाग लेता है। इसी प्रकार हम यदि तीसरे पॉइंट पर चलें, तीसरा पॉइंट है धात्विक प्रकृति, मेटालिक कैरेक्टर। इसको अंग्रेजी में मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं, धात्विक प्रकृति। जैसा कि तुम जानते हो कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में 10 वर्गों में रखे गए हैं। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक ये सभी डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, मेटल है। इसका कारण है कि इनके सबसे बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है और बाहर निकल सकता है तो ये धनायन बना सकता है और धातुएं धनायन बनाती है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं, मेटल हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें चौथे पॉइंट की ओर, रंगीन आयन, रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक। कलर्ड आयन एंड कलर्ड कंपाउंड। ये जो डी ब्लॉक के तत्वों के आयन, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन और यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं और वे आयन रंगीन होते हैं जिसके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के वे आयन और यौगिक जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं वे रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं और होते हैं। इसमें डी संक्रमण होता है। अभी हम Cu डबल प्लस ले लें तो इसके सबसे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d9 और यदि हम Cu फर्स्ट प्लस लें तो इसके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d10। तो Cu डबल प्लस
का जो डी ऑर्बिटल है ये अपूर्ण है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, अपूर्ण है, इसलिए Cu डबल प्लस रंगीन होता है। और ये Cu डबल प्लस नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है Cu डबल प्लस। और Cu प्लस ये सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये रंगीन नहीं होता है क्योंकि इसमें डी उपकोष पूर्ण है। तो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक के लिए जरूरी क्या है? ये जो डी उपकोष हो वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। तो ये गुण डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों में है, इसीलिए डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। यदि हम Cu डबल प्लस के ऊपर सफेद प्रकाश डालें, इस सफेद प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश हैं, बै, नी, आह, पी, ना, ला, विरग्योर। तो ये 7 रंग में से होता क्या है? ये Cu डबल प्लस लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। जब ये लाल रंग को अवशोषित कर लेता है तो लाल रंग का पूरक रंग नीला है, लाल रंग का पूरक रंग नीला है, इसलिए Cu डबल प्लस और इसके जो यौगिक हैं वो नीले रंग के होते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े 5वें पॉइंट पर, संकुल आयन, इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है, और संकुल यौगिक, इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। संकुल यौगिक डी ब्लॉक के तत्वों के आयन, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन संकुल आयन एवं संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका कारण क्या है? इसके लिए 3 कारण हैं। पहला कारण है कि ये जो डी ब्लॉक के तत्वों के जो आयन हैं इनमें खाली डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल, इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। दूसरा कारण है कि इनके आयनों पर उच्च धनावेश होता है, इनके आयनों पर उच्च धनावेश होता है। जैसे देखिए Fe ट्रिपल प्लस, उच्च धनावेश। और तीसरा कारण है कि इनके आयनों माने ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके आयनों की त्रिज्याएं बहुत कम होती हैं। इनकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं ये कम होती हैं। इसी तीन कारण से जो डी ब्लॉक के तत्वों के आयन हैं वे संकुल आयन और संकुल यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार यदि हम 6वें पॉइंट पर बात करें, उत्प्रेरक गुण कैटालिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं और उनके जो यौगिक हैं, डी ब्लॉक के तत्व एवं उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटेलिस्ट का काम करते हैं, कैटेलाइजर का काम करते हैं, कैटेलिटिक एजेंट का काम करते हैं। इसका कारण क्या है?
इसका कारण दो है। पहला, परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी। दूसरा, मुक्त संयोजकताएं, फ्री वैलेंसी। जैसे अभी हम आयरन की बात करें तो आयरन की वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। यदि ये आयरन मान लें तो आयरन के पृष्ठ पर जो परमाणु हैं उनके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं, मुक्त संयोजकताएं होती हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यदि हम आगे बढ़ें, 7वां पॉइंट, अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण, इसको अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। डी ब्लॉक के सभी तत्व प्रायः अनुचुंबकीय है। प्रायः शब्द लगा हुआ है, कुछ अपवाद भी है, कुछ अनुचुंबकीय नहीं है, प्रतिचुंबकीय है। इसीलिए हमने कहा कि डी ब्लॉक के सभी तत्व प्रायः अनुचुंबकीय है। अब प्रश्न उठता है कि कौन तत्व अनुचुंबकीय होगा, तो उसका उत्तर है जिस तत्व के परमाणु के डी उपकोष में या डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वह अनुचुंबकीय होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वह प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे Cu++ की हम बात करें तो Cu++ में इसके बाहरी कोश का विन्यास 3d9 है। यदि इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इसमें एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं। तो Cu++ क्या होगा, अनुचुंबकीय, और Cu+ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ये जो Cu++ है ये अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और Cu+ में अभी 3d10 को बनाएं, इसमें 5 ऑर्बिटल, तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी ऑर्बिटल पेयर्ड है, 3d10। इसलिए Cu+ प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। लेकिन Cu++ में ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए Cu++ अनुचुंबकीय है। अनिश्चित अनुपात के यौगिक, अनिश्चित अनुपात के यौगिक, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं। इसे अंग्रेजी में नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे इसका उदाहरण है फेरस ऑक्साइड, FeO। फेरस ऑक्साइड जो है हम उसका सूत्र ये लिखते हैं सुविधा के लिए, ये सुविधा के लिए लिखा गया है, जबकि ये सही फेरस ऑक्साइड का सूत्र नहीं है। क्योंकि फेरस ऑक्साइड में Fe 0.95 O 1.00,
Fi 0.95 से Fi 1.00 O 1.00। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तत्वों के परमाणुओं का जो अनुपात है वो बदल रहा है। जैसे यहां 0.95 है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, तब जाकर के आएगा 1.0। ऑक्सीजन ये तो 1.00 है। तो फेरस ऑक्साइड का हम रासायनिक सूत्र सुविधा के लिए FeO लिख लेते हैं, जबकि इसका सही सूत्र इसके बीच ही होगा, क्योंकि इसमें इसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, ये तत्वों का बदलता रहता है। तात्पर्य यह है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं या संक्रमण तत्व हैं, ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं। नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण पॉइंट पर विचार करें। मिश्र धातुएं, ये जो मिश्र धातुएं जिसको अंग्रेजी में एलॉयज कहते हैं, एलॉयज डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये मिश्र धातुएं बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुएं क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी त्रिज्याओं में अंतर बहुत कम होता है। जो संक्रमण तत्व हैं इनके त्रिज्याओं में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो मिश्र धातुएं बनाते हैं। यदि हम 10वें पॉइंट पर विचार करें, यौगिकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड। डी ब्लॉक के तत्व बैतुष संयोजक, सह संयोजक और उप सह संयोजक, तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं।